भाग 11। हे विष्णु, इतने समय बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ अशोक, मुझे भी। मेरा एक सवाल है, तुमने प्रीलिम्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करके समय बर्बाद किया क्योंकि ऑप्शनल पेपर खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास मेन एग्जाम के लिए एक ऑप्शनल पेपर है, लेकिन उसी विषय का चुनाव करने की बजाय तुमने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया? आई श्रीवास्तव की कक्षा के दौरान अशोक ने अपना संदेह रखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। मुझे उस समय भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बदले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। अच्छा, अच्छे से पढ़ाई करो। तो तुम अब यहाँ केवल जनरल स्टडीज की क्लासेस के लिए आओगे? हाँ यार। एंथ्रो क्लासेस कैसी चल रही है? शालिनी कैसी है? एंथ्रो क्लासेस अच्छी चल रही है, शालिनी भी अच्छी है और वह भी तैयारी कर रही है, विष्णु ने चिढ़े स्वर में कहा। ओह, तुमने कभी बताया नहीं कि शालिनी भी तैयारी कर रही है? मुझे खुद भी नहीं मालूम था। तुम्हारा मतलब वह यह बात तुमसे छुपा रही थी? हाँ, वह प्रेरणा एकेडमी में पढ़ रही है। उसने मुझसे इस बारे में झूठ बोला। तुम्हें कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दो बार इस बात की पुष्टि भी की। हो सकता है वह डर रही हो तुम्हें बताने में, हो सकता है उसे फेल होने का डर हो सकता है उसमें अपनी तैयारी के बारे में लोगों को बताने का आत्मविश्वास ना हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, अशोक ने आश्वासन भरे स्वर में कहा। मैं उसके लिए दूसरे लोगों में नहीं आता। अगर उसने वास्तव में यह सच छुपाया है कि वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उसके पास एक प्लान बी होगा, न सिर्फ उसके कैरियर के लिए बल्कि और सभी चीजों के लिए। यह क्रिएटिव राइटिंग है भाई। नहीं, सच्चाई है। 2 + 2 4 होते हैं। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुमने प्रीलिम्स दिए थे वह एक गायन प्रतियोगिता में जा रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए वापस आ गई और पूरी परीक्षा के दौरान परिसर के ठीक बाहर रुकी रही। यदि वह भी एक आकांक्षी होती तो क्या उसने भी परीक्षा नहीं लिखी होती? हो सकता है वह अगले साल के लिए तैयारी कर रही हो। जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि वह तुमसे झूठ बोलना चाहती है या उसके पास कोई प्लान ए, बी या सी है। एक बार फिर हर चीज को जांच लो। अशोक ने उसे आश्वस्त किया और तभी कक्षा समाप्त हो गई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पीछे से एक आवाज आई। मदन, तुमने बीच की पंक्ति में कब से बैठना शुरू कर दिया? अशोक ने व्यंग्य से पूछा। बकवास बंद करो, तुम्हारे सब विचार पुराने हो चुके हैं। यह सच नहीं है कि टॉपर हमेशा पहली पंक्ति से होगा और सबसे बुद्धिमान, लेकिन शरारती व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा होगा। तुम फिल्में बहुत देखते हो, यही समस्या है। वाह, एक लाइन का जवाब मांगे जाने पर पूरा निबंध लिखता है। यह हमारा मदन है। अशोक एक बार फिर व्यंग्य से हंसा। बातचीत बदसूरत रूप ले लेती इससे पहले विष्णु बीच में आ गया। मदन, वह तुम थे जिसने हमारी बातचीत में बाधा डाली। हम किसी व्यक्तिगत मामले पर बात कर रहे थे। हाँ, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारी मदद करना चाहता था, मदन ने जवाब दिया। मेरी मदद? क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी दिखता हूं जिसे मदद की जरूरत है? बिल्कुल, मैं तुम्हें सबसे होनहार उम्मीदवारों में से एक समझता हूं। फिर भी तुम एक लड़की पर समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें अपने दूसरे दोस्त विनोद की तरह तैयारी के समय ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। ओह, बहुत अच्छे। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद और रास्ता दिखाने के लिए भी। अब अपने खुद के काम पर ध्यान दो, विष्णु ने गुस्से से कहा। ओके मदन, हम अपना ध्यान रखेंगे, तुम जाओ। अशोक अब शांत हो चुका था। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। कभी किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ हर कोई अपने लिए जड़े जमा रहा है और हर कोई जीतना चाहता है, किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके से। मैंने लड़कियों को केवल नोट्स और पाठ्य सामग्री के लिए लड़कों के पीछे जाते देखा है। मैंने लड़कों को लड़कियों के साथ पढ़ते और उन्हें डेट करते और फिर परीक्षा के बाद उन्हें छोड़ते भी देखा है। यहाँ कई लोग धोखा देते हैं, दिखावा करते हैं और विश्वासघात करते हैं। वे केवल इस एक परीक्षा को पास करना चाहते हैं और उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वह ऐसी ही हो। मैं तुम्हें अब काफी समय से जानता हूँ
तुम इस परीक्षा को पास करने की क्षमता रखते हो। अनचाही चीजों को अपनी सफलता के रास्ते में मत आने दो, बस पढ़ाई करो। मदन ने एक सांस में कहा और चला गया। संदेह 1, मदन पहले कितनी बार प्रेम में विफल हो चुका है। संदेह 2, वह इस परीक्षा में कितनी बार फेल हो चुका है। अशोक ने याओ मिंग मेमे फेस के साथ कहा, विनोद का क्या चक्कर है, मदन ऐसे क्यों बात कर रहा है। विनोद बीमार नहीं है जैसा कि उसने फोन पर कहा था। वह क्लास में इसीलिए नहीं आया क्योंकि वह नीना के वैकल्पिक विषय भूगोल के नोट्स बना रहा है। क्यों, वह खुद नहीं बना सकती। यह बात तुम्हें उसी से पूछनी चाहिए। वह आदेश देती है और विनोद उसे पूरा करता है। www.vinodkart.com। यह मजाक की बात नहीं है। अब मैं समझा मदन का क्या मतलब था। विनोद का शोषण हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? कोई फायदा नहीं है। हर बार बात का अंत झगड़े से होता है। और सच यह है कि जितनी मैं विनोद की भलाई की परवाह करता हूं, उतना ही उसकी दोस्ती खोने से डरता हूं। वह मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन इस समय विनोद का दिमाग नीना के दिमाग के साथ ब्लूटूथ किया हुआ है और वो हम में से किसी के साथ मेल नहीं खाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहो। दूसरे जो कहते हैं उससे उलझन में मत पड़ो। बाय। मैं सच में इसे बारिश होने के बाद पहनता हूं या जब मैं इसे पहनता हूं तब बारिश होती है। विष्णु उस रेनकोट को पहनते हुए सोच रहा था जो उसने अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट के दिन पहना था। कुछ हफ्तों से विष्णु प्रेरणा एकेडमी में सप्ताहांत की कक्षाओं में जा रहा था और शालिनी उसी जगह सप्ताह के दिनों में शाम की कक्षाओं में जा रही थी। वह सच को छुपाए नहीं रख सकता था और वह अभी भी इस तथ्य को नहीं पचा पा रहा था कि शालिनी उससे बातें छुपाने लगी थी। क्या वह शालिनी के जीवन में एक और विकल्प भी था? क्या वह यह बात इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उसे लगता था वह महत्वहीन है? यदि ऐसा था तो क्या वह ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन भर उससे छुपाती रहेगी? यह तैयारी उसके लिए बहुत महत्व रखती थी। क्या शालिनी के लिए भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण थी? क्या शालिनी को उससे ईर्ष्या थी? क्या शालिनी उन्हीं लोगों में से एक थी जिनके बारे में मदन बात कर रहा था? उसके मन में ऐसे अनगिनत विचार आ रहे थे। अंततः उसने शालिनी का पीछा करके सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। तुम्हें कुछ पता है कि किसी का पीछा कैसे किया जाता है? विष्णु ने अपनी बाइक पर प्रेरणा एकेडमी की यात्रा शुरू करते हुए अपनी हैंड्स फ्री डिवाइस पर अशोक से पूछा। हाँ, मैं प्रतिदिन 3 औरतों का पीछा करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो, है ना? ऐसी बात नहीं है, मैं आज सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। तुम्हें जानना हो या कुछ और करना हो, एग्जाम के बाद करना। आज मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे संदेह है और तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कल क्लास में मिलता हूँ, विष्णु ने कहा। बाय, गुड लक, अशोक ने कहा। बरसते पानी में रेनकोट और काला चश्मा पहने संदिग्ध सा लग रहा था विष्णु पूरे जोश के साथ प्रेरणा एकेडमी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में बाइक रुकी और एक अन्य डरावनी आकृति पीछे बैठ गई। कुछ ही देर में वे प्रेरणा एकेडमी पहुंच गए। विष्णु दूसरी मंजिल पर कॉफी शॉप में चला गया और दूसरा व्यक्ति एकेडमी में चला गया। आधे घंटे बाद वह कॉफी शॉप में विष्णु के पास आ गया। हाँ, शालिनी क्लास में है। पक्का बद्री? बद्री ने अपना फोन निकालकर उसे तस्वीरें दिखाई। देखो, मैं हमेशा एक पेशेवर की तरह काम करता हूँ। मैं जानता था तुम यह पूछोगे। मैं बहुत तेज बुद्धि का आदमी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही तस्वीरें ले ली थी। एक लीडर कभी आदेश के लिए नहीं रुकता है, वह काम करता है। अब मुझे 500 रुपए परामर्श शुल्क दो, जिसका तुमने वादा किया था। विष्णु ने उसे पैसे दिए। हे भगवान, आंसू, भावनाएं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी भावी पत्नी भी तुम्हारे जितना कमाने वाली है। विष्णु ने जवाब नहीं दिया। वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मैं भी नहीं जानता था कि वह तैयारी कर रही है, वरना मैंने उससे मुफ्त में अध्ययन सामग्री ले ली होती, बद्री ने कहा। विष्णु उठा और उस जगह से चला गया। जाओ मेरे दोस्त, बारिश की बूंदें तुम्हारे आंसू छुपा लेगी। और पैसे?
पैसे इस दुनिया में आंसू की हर बूंद को छुपा लेंगे। बद्री ने कहा और वहां से चला गया। जैसे ही बद्री वहां से गया, विष्णु का फोन बजने लगा। हाँ बताओ शालिनी। विष्णु मुश्किल से बोल पा रहा था। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रहती हो? उसने सीधे पूछ लिया। झूठ? जब भी मैं कॉल करता हूं तुम कहती हो तुम यहां हो या वहां हो, लेकिन तुम उन जगहों पर होती नहीं हो। हाँ लेकिन यह झूठ नहीं कहलाता। अच्छा सच में? तो फिर क्या कहलाता है? विष्णु चिल्लाया। इस समय तुम बहुत गुस्से में हो, हम कल बात करेंगे। मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, अपनी हमेशा वाली जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। बेकाबू हो रही बारिश में विष्णु ने अपनी बाइक उनकी हमेशा की जगह निर्माणाधीन फ्लाईओवर की ओर बढ़ा दी। क्या अब वह मुझे अपनी योजना के बारे में बताएगी? क्या इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मैं जानता हूँ, या शायद बद्री ने उसे 600 रुपए लेकर सब बता दिया होगा? विष्णु के मन की आवाज बात करती रही और विष्णु उनकी खास जगह पर पहुंच गया। 15 मिनट बाद बारिश रुक चुकी थी और एक टैक्सी आकर सड़क के किनारे रुकी। शालिनी हाथ में एक डिब्बा लेकर उतरी। वह कंस्ट्रक्शन बैरिकेड्स पर से होती हुई विष्णु के पास पहुंची। फिर उसने डिब्बा खोला। विष्णु निश्चित रूप से कोई चौंकाने वाली चीज देखने की उम्मीद कर रहा था। कॉफी पीने के लिए अच्छा समय है ना? उसने अपना कॉफी फ्लास्क और 2 डिस्पोजेबल कप निकाले और विष्णु से उन्हें पकड़ने के लिए कहा। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण जन्मदिन, और मैं तुम्हें कोई उपयोगी चीज देना चाहती थी। शालिनी ने कपों में कॉफी डालते हुए कहा। मेरे ऑफिस के पास एक सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर है और वे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं। चूंकि तुम एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोचिंग सेंटर और अध्ययन सामग्री ढूंढने के लिए परेशान हो रहे थे, मैंने सोचा मैं खुद तुम्हारे लिए अध्ययन सामग्री लाकर तुम्हें चौंका दूं। शालिनी ने गर्माहट भरी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुमने मुझसे अपने ठिकाने के बारे में झूठ क्यों बोला? वह झूठ नहीं था, बस मैं सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती थी, शालिनी ने कहा और डिब्बे में से किताबों का बड़ा सा पैकेट निकाला। इन्हें वापस बॉक्स में रख देना, बारिश फिर से हो सकती है, शालिनी ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन अपनी यह फोटो देखो जिसमें तुम क्लास में बैठी हुई हो, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? विष्णु ने पूछा। यह कहूं कि मैं भी उम्मीदवार हूं? यह तो बहुत मजेदार होगा। उस बेकार आदमी ने कहा कि वह मुझे अध्ययन सामग्री ऐसे नहीं देगा। उसने कहा कि वह सामग्री उन्हीं को देगा जो क्लास में आएंगे, और वह भी सारी क्लासेस में। अभी मेरे पास सिर्फ 60% सामग्री है, बाकी के लिए उसने गारंटी दी है कि मुझे तब देगा जब मैं बची हुई क्लासेस में आऊंगी। देखो मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब कॉफी की सुगंध विष्णु को मन भावन लग रही थी। आसपास के ट्रैफिक से आ रहे वाहनों के कर्कश हॉर्न मधुर लग रहे थे। यहाँ तक कि निर्माण श्रमिक भी फरिश्तों और परियों की तरह लग रहे थे। उसकी पूरी दुनिया सामान्य होने लगी थी। विष्णु शून्य में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। ये फव्वारे की आवाज कहां से आ रही है? उसने शालिनी से पूछा। वह आवारा कुत्ता पेशाब कर रहा है। ओह अच्छा। मैं सच में भाग्यशाली हूं शालिनी कि मेरे पास तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड है। तुमने प्रीलिम्स एग्जाम के समय मेरे पास रहने के लिए अपना जुनून त्याग दिया और अपनी गायन प्रतियोगिता छोड़ दी, और अब यह। मैं सच में भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे जीवन में हो। क्या यह एक रोमांटिक वन लाइनर था? शालिनी ने आह भरी। विष्णु ने शर्माते हुए सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हें क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रेरणा एकेडमी में दाखिला ले चुका हूं और पिछले 1 महीने से क्लासेस में जा रहा हूं। वाह, अब मैं समझी तुम्हें कैसे पता चला। मजेदार बात है। तुम एक केजीबी के जासूस बनने की कोशिश करने के बजाय सीधे मुझसे पूछ सकते थे। खैर छोड़ो, अभी तुम्हारा समय है विष्णु, इसे बर्बाद मत करो। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का लाभ उठाओ और इसे सार्थक बनाओ। अब जबकि मैंने तुम्हें अधिकांश अध्ययन सामग्री दे दी है, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर भी परेशान नहीं करूंगी। हमारे पास साथ में मनाने के लिए बहुत सारे जन्मदिन हैं। विष्णु मुस्कुराकर बोला, अभी के लिए हम चल सकते हैं, उसने भरपूर खुशी से भरे स्वर में कहा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और कुछ देर साथ चलते रहे।
फिर विष्णु ने शालिनी के लिए टैक्सी बुलाई और उसे हाथ हिलाकर विदा किया। भाग 12।